Hey guys, what's up? This is Dr. Rishabh Sudana here, and I'm going to talk about clinical approach to chest pain today. बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे अस्पताल में छाती का दर्द लेकर। और छाती का दर्द किस कारण से है उसे समझने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो गाइस, बेसिकली हम इस पीपीटी के माध्यम से ये देखेंगे कि छाती के दर्द को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो दिल की वजह से या किसी और अंग की वजह से। So, based on the statistics which is presented in the Braunwald heart disease book, और उसमें ये लिखा गया है कि there are 100 million people of non-traumatic emergency department visit in US who present with chest pain, and it is the second most common complaint. And there's 10 to 15% of acute chest pain patients who actually have acute coronary syndrome. मतलब उसमें से 10 से 15% लोगों को दिल से रिलेटेड दिक्कत होती है. And 2% of such patients are misdiagnosed and inappropriately discharged, and mortality rates are twice as high compared to the admitted patients. तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है. This table is very important, which helps us to differentiate between different causes of chest pain. हम अलग अलग प्रकार के छाती के दर्द को अलग अलग अंगों के हिसाब से फ़र्क कर सकते हैं. अगर हम ये चीज़ें का ध्यान दें, उन लक्षणों का ध्यान दें. जैसे अगर दिल के वजह से कोई दिक्कत है, मतलब जैसे हृदयघात के वजह से जो छाती का दर्द है, उसमें आपको महसूस होगा कि छाती में किसी ने भारीपन रख दिया हो, किसी ने वज़न रख दिया है, या जैसे किसी ने छाती में हाथी का पैर रख दिया हो, उस तरह का एक दबाव महसूस होता है. उस तरह का दर्द अगर गर्दन पे या आपके जॉ पे रेडिएट हो रहा है तो इट इज़ हाई लाइक्लीहुड ऑफ MI और हार्ट अटैक. And if the duration lasting for more than 30 minutes, then there's high likelihood of MI. पेरिकार्डाइटिस भी एक एंटिटी है दिल से रिलेटेड, बट इट इज़ नॉट हार्ट अटैक. उसमें अगर छाती का दर्द हो रहा है तो वो शार्प होगा, बहुत ही लोकलाइज्ड होगा, और उसमें रब महसूस होगा. मतलब जो महसूस नहीं होगा, मतलब सुनाई देगा. स्टेथोस्कोप के थ्रू अगर आप सुनोगे तो उसमें एक रब की तरह सुनाई देगा. ये डॉक्टर्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. और एओर्टिक डिसेक्शन विच इज़ इटसेल्फ अ मेडिकल इमरजेंसी, अगर उसका दर्द है तो वो बहुत ही छाती को फाड़ के निकलने वाला दर्द की तरह महसूस होगा, और उसका जो वो फैलेगा आपका आगे से लेके पीछे तक, बैक तक जाएगा, तो रेडिएशन होगी उस पेन की. और बीपी दोनों हाथों में फ़र्क महसूस हो सकता है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी एक एंटिटी है जिसमें सडन ऑनसेट सांस लेने में दिक्कत और एक शार्प पेन होएगा, और साथ में दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई महसूस होगी. न्यूमोथोरैक्स में यूनिलैटरल प्लूराइडिक चेस्ट पेन होगा और सडन ऑनसेट सांस में दिक्कत है, अचानक से लगेगा कि सांस रुकने वाली है. एक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर डायग्नोस्ड एंटिटीज़. मतलब इंसान को खाना खाया, खाना खा के लेटा और छाती में दर्द होने लगा या जलन होने लगी, तो लोग सोचते हैं कि दिल का दौरा आ गया, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट ड्यू टू हार्ट. दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंटिटी. मतलब ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से छाती में जलन बनती है, और 10 से 60 मिनट खाना खाने के बाद ये होने लगता है. एंड एंटासिड लो तो रिलीफ हो जाता है. अब पैंक्रियाटाइटिस भी एक सीरियस एंटिटी है. उसका भी दर्द सेंटर अपर एब्डोमेन में होता है, विच रेडिएट्स टू द बैक. तो उसे भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी कैन सेंड एमआरआईज लाइक दिस, वी कैन डू इमेजिंग्स एंड स्टफ्स. ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन लेने से अगर छाती का दर्द कम हो रहा है तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू कार्डियक ओरिजिन. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर लाइन विच सेज दैट इफ देयर इज एंटासिड लेने से अगर छाती का दर्द कम हो रहा है तो इट डज़ नॉट रूल आउट हार्ट अटैक और हार्ट कंडीशन. मतलब एंटासिड लिया, दर्द ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैस की वजह से था और दिल के दौरे की वजह से नहीं था. तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. और हाँ, एक चीज़ फॉर द मेडिकोज, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देना है. अगर इन्फीरियर वॉल एम आई है तो नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देना है, उससे हालत और बिगड़ सकती है मरीज़ की. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. हाँ, दिस graph is very important. This bar chart is very important. It shows that
मतलब what type of chest pain there's high likelihood of cardiac origin or MI related or ACS related chest pain. So if there's radiation to the right arm or shoulder, the high likelihood ratio. If there's radiation to both arms, slightly lesser likelihood ratio. And the left arm, radiation to left arm has even lesser ratio. So लोग कहते हैं कि अगर लेफ्ट साइड से दर्द हो रहा है तो दिल की वजह से, अगर नहीं है तो नहीं है दिल की वजह से. ऐसा नहीं होता. अगर राइट साइड में है तो और ज़्यादा लाइक्लीहुड हो जाती है कि आपका जो छाती का दर्द है वो दिल के दौरे की वजह से. एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ अ फैक्ट दैट इन पेशेंट हु हैव डायबिटीज़, हु आर एल्डरली एंड इन वुमेन, एंजाइना इक्विवेलेंट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब छाती का दर्द नहीं होगा लेकिन उन्हें पसीना आएगा, जबाड़ों में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उल्टी भी हो सकती है, नौज़े उल्टी जैसा महसूस हो सकता है. ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर सकता है. ECG, दिस इज फॉर द मेडिकोज, है ना. If you have a new STI segment elevation of greater than 1 mm, the likelihood ratio of 5.7 to 53.9 of being a MI or heart related acute coronary syndrome, I mean. And if there's new Q wave, then also there's a high likelihood ratio of 5.3 to 24.8. And moderate indicators are any ST segment elevation, any new ST segment depression, or T wave peaking anywhere. सो डायनेमिक चेंजेस देखने हैं. अगर ECG नॉर्मल आ रहा है, 1 to 4% लोगों में नॉर्मल ECG रही है, तो हमें हर 30 मिनट में ECG करके देखना है और डायनेमिसिटी देखनी है. अगर डायनेमिक चेंजेस दिख रहे हैं तो हाई लाइक्लीहुड ऑफ MI है. और अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास अनस्टेबल है तो हमको MI, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एओर्टिक डिसेक्शन और टेम्पोनेट की तरफ ध्यान जाना चाहिए आपका, रादर देन द नॉन सीरियस स्टफ, है ना. अगर आप ECG करोगे उसमें लोकलाइज ST एलिवेशन है तो STMI सोचना चाहिए. ST डिप्रेशन है और T वेव इन्वर्जेंस है तो नॉन STMI और अनस्टेबल एंजाइना की तरफ आपको सोचना चाहिए. और अगर डिफ्यूज ST एलिवेशन है तो पेरिकार्डाइटिस की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए. और अगर आपने एक्सरे किया है उसमें वाइड एंड मीडियस्टिनम है तो फिर आपको डेडिकेटेड इमेजिंग की तरफ जाना चाहिए फॉर एओर्टिक डिसेक्शन, XCT, एओर्टोग्राफी और ये सब. एंड अगर ल्यूसेंसी है एक साइड में, रेडियो ल्यूसेंसी ज़्यादा दिख रही है एक साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे में, तो न्यूमोथोरेक्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए. एंड इफ देयर्स ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज एंड होमोजेनियस और heterogeneous patches of obesities, then you should think of pneumonia. Biomarkers, we use highly specific cardiac troponin for evaluating a case of MI or unstable angina or ACS. So we need to evaluate the increase in the cardiac troponin values at the first and second hour and see the rate of change. If it's high and initial value is very high, the likelihood of MI. If the rate of change is high, then even there's likelihood of MI. और टाइप 1 टाइप 2 MI अब दोनों में बढ़ सकता है. बट टाइप 1 में क्या होता है, प्लाक रप्चर होता है. टाइप 2 में होता है डिमांड सप्लाई मिसमैच होती है, जैसे हाइपोटेंशन हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, एनीमिया हो गया, उसकी वजह से टाइप 2 MI होता है. सो बिना ऑक्लूजन, मतलब आपके जो हार्ट के जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें ऑक्लूजन नहीं है फिर भी लेकिन ट्रोपोनिन बढ़े हुए मिल सकते हैं. रेनल फेलियर वाले पेशेंट्स में जिनकी किडनी खराब है उसमें भी बेसलाइन ट्रोपोनिन वैल्यूज़ हाई होंगी, तो उसमें आपको सीरियल ट्रोपोनिन वैल्यूज़ करके देखना है. अगर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आ रहा तो लेस लाइक्लीहुड ऑफ कार्डियक ओरिजिन. और फीमेल्स में यूजुअली कार्डियक ट्रोपोनिन का वैल्यू मात्रा कम होती है, तो सेक्स स्पेसिफिक कट ऑफ्स हमें यूज़ करने हैं सो दैट वी डोंट अंडर डायग्नोस और मिस द डायग्नोसिस फॉर MI. तो जैसा कि मैंने कहा 0 आवर्स मतलब प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक सैंपल लेना है, उसका वैल्यू आएगा 1 घंटे बाद मान लीजिए, फिर 1 घंटे में एक और सैंपल लेना है, फिर वो दोनों सैंपल्स का रेट ऑफ चेंज चेक करना है. अगर ज़्यादा आ रहा है तो लाइक्लीहुड ऑफ MI है या हार्ट अटैक जो भी है. और साथ में इको कर लेना है. इको में क्या दिखेगा कि कोई एक पर्टिकुलर वॉल कम हिलते हुए दिखेगी आपको, जैसे जिस प्रकार से उसकी गति दिखनी चाहिए वैसे गति दिखेगी. एंड हाई सेंसिटिविटी डिसीजन किट. हाँ, अब नॉन ST एलिवेशन है तो उसमें
अगर लो या चेंज नहीं हो रहा है कार्डियक ट्रोपोनिन तो रूल आउट कर देना है एमआई को। और अगर मीडियोकर लग रहा है हाँ फिर भी चांसेस लग रहे हैं तो ऑब्जर्व करना है। और अगर हाई वैल्यूज़ है कार्डियक ट्रोपोनिन के और रेट ऑफ चेंज भी ज़्यादा है 1 घंटे में तो फिर एंजियोग्राफी की तरफ जाना है। एक स्कोरिंग होती है टीमी स्कोर और हार्ट स्कोर। मतलब हार्ट स्कोर वी कैन यूज़ दिस स्कोर टू लाइक for risk stratification and also for the likelihood of cardiac origin of chest pain. So 0, 1, 2 की तरह हम रेट कर सकते हैं ईच कंपोनेंट्स में हिस्ट्री ईसीजी एज रिस्क फैक्टर्स और ट्रोपोनिन वैल्यू मोर देन 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल है एज मोर देन 65 है रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है जैसे स्मोकिंग अल्कोहल और फैमिली हिस्ट्री वगैरह। और ईसीजी में एसटी डेविएशन वगैरह है एसटी स्पेसिफिक एसटी चेंजेस है तो देयर इज हाई लाइक्लीहुड ऑफ कार्डियोपैथी। और अगर ये स्कोर मोर देन 7 आ रहा है तो देयर इज 72.7% चांस ऑफ मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट। अदर imaging and other investigations like treadmill ECG अगर नॉर्मल रेस्टिंग ECG अब नॉर्मल आ रही है तो हमें ये नहीं करना। अगर नॉर्मल आ रही है और हमें लग रहा है कि हार्ट की वजह से तो हम ट्रेडमिल ECG या स्ट्रेस ECG वगैरह कर सकते हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड देयर इज हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो मतलब ये अगर नॉर्मल आया तो फिर हम कह सकते हैं कि वो हार्ट की वजह से नहीं था। स्ट्रेस ही को करना है सीटी एंजियोग्राफी में हम कैल्शियम कैक स्कोर निकाल सकते हैं कैल्सिफिकेशन चेक कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरीज के ऑब्स्ट्रक्शन पता चल जाएगा और नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन तो वो भी ऑलमोस्ट पता चल जाता है। और रेनर फेलियर और कॉन्ट्रास्ट एलर्जी वाले पेशेंट्स में नहीं करना है। इट हैज़ अ 90.9% ऑफ नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू up to 90% of specificity and more than 90% of sensitivity, so it's a very good investigation. And if there's non-coronary etiology for chest pain like myocarditis or cardiac MRI is gold standard for those kind of patients and also for the Minoka and coronary microvascular dysfunction patients. So अगर लो क्लिनिकल सिम्टम्स है नॉर्मल ECG है नेगेटिव ट्रोपोनिन है नॉन कार्डियक। अगर इंटरमीडिएट सिम्टम्स है माइल्ड एसटी डिप्रेशन है नॉन स्पेसिफिक ECG चेंजेस है स्लाइटली एलिवेटेड और इक्विवेलेंट फोकल ट्रोपोनिन है तो अनस्टेबल एंजाइना और अदर कार्डियक इवेंट्स लाइक हार्ट फेलियर और मायोकार्डिटिस होना चाहिए। एंड इफ हाई रिस्क सिम्टम्स एसटी एलिवेशन एंड डिप्रेशन हाई पॉजिटिव और राइजिंग ट्रोपोनिन तो वी शुड थिंक ऑफ MI एंड थिंक ऑफ प्लानिंग एंजियोग्राफी एंड कैथ प्रोसीजर्स। So to summarize, we need to assess the killers or the red flags first. Stability करना है पेशेंट को स्टेबलाइज करना है एंड वी शुड रूल आउट dissection pulmonary embolism and tension pneumothorax before focusing purely on acute coronary syndrome because these are highly lethal and they can take your life in minutes or seconds. So इन्हें treat करना ज़्यादा important है before focusing on myocardial infarction. And we need not forget about the atypical symptoms which are present in women, diabetics and elderly. हम नेगेट नहीं कर सकते अगर छाती का दर्द नहीं है तो MI नहीं है हमें ऐसा नहीं कह सकते। और अगर नॉर्मल ECG है तो तब भी हमें ये नहीं सोचना कि वो दिल के दिक्कत नहीं है। हमें सीरियल ECGs करने और डायनेमिसिटी देखनी है। और दूसरा और फिर चौथा पॉइंट ये है कि हमें ट्रोपोनिन लेवल्स को प्रोग्रेसिवली देखना है 1 घंटे 2 घंटे में और उनका बदलाव चेक करना है to be more sure of cardiac origin of chest pain. And we can use tools like heart score along with cardiac troponin values to safely accelerate discharge and reduce unnecessary imaging and stuffs or cardio. So that's it. Thank you.